है दो चीज का, एक पीडीएल 1 का है और एक रॉस 1 का है। सो हम पीडीएल 1 से स्टार्ट करते हैं। सो पीडीएल 1 टेस्टिंग या रॉस 1 टेस्टिंग, जनरली हर एक लंग कैंसर के पेशेंट में दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। जब बीमारी के टाइप यानी एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा या लंग कैंसर का टाइप एक बार मालूम पड़ जाता है, उसके बाद दो टेस्ट करना बड़ा जरूरी होता है कि उसका मॉलिक्यूलर सबटाइप क्या है। तो जनरली दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक एनजीएस बोलते हैं, या ट्यूमर में कौन कौन से डीएनए म्यूटेटेड है कि नहीं है ये जानने के लिए टेस्ट होता है। और दूसरा एक पीडीएल 1 करके टेस्ट होता है जो आईएचसी के रूप में होता है। तो ये दो टेस्ट करना बेहद जरूरी होता है मोस्टली हर एक लंग कैंसर के पेशेंट को, खास करके नॉन स्मॉल सेल वेरिएंट का जो लंग कैंसर रहता है उसमें। तो पीडीएल 1 जो टेस्ट है वो आईएचसी या इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से होता है। जनरली जो बायोप्सी हुआ है उसी सैंपल में से वो रिपोर्ट हो जाता है, और 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 5 डेज में हर एक हॉस्पिटल में उसका रिपोर्ट आ जाता है। सो जब भी पीडीएल 1 किया जाता है, हेलो, सो पीडीएल 1 किया जाने का एक ही रीजन होता है, देखने के लिए साढ़े कि चार भाई वाजता हमारे सव्वा हमारे केस में इम्यूनोथेरेपी काम करेगा या नहीं करेगा, या पीडीएल 1 का लेवल कितना ज्यादा है कि जिसमें हम कीमोथेरेपी के बदले सिर्फ इम्यूनोथेरेपी करने का भी सोच सकते हैं। सो पीडीएल 1 एक प्रकार का प्रोटीन है जो कैंसर के सेल्स पे पाया जाता है। और जो हम इम्यूनोथेरेपी करते हैं, निवोलुमेब, पेम्ब्रोलिजुमेब, एटेजोलिजुमेब, दुर्वालुमेब, ये सब ये रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, और इसीलिए ये रिसेप्टर सेल के ऊपर प्रेजेंट है कि नहीं वो जानना बेहद जरूरी होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो इम्यूनोथेरेपी किस तरीके से काम करता है कि जनरली हमारे बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं जो कैंसर के सेल्स को आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पर ये कैंसर के सेल्स कुछ प्रकार का रिसेप्टर बना लेते हैं जो ये प्रोसेस को, जो हमारी इम्यूनिटी कैंसर के सेल को मारने वाली थी वो रोक देता है। और ये जो प्रोसेस है उसको अनलॉक करने के लिए इम्यूनोथेरेपी काम करता है, जिससे वापस हमारे इम्यून सेल्स कैंसर के सेल्स को अटैक कर सकते हैं। तो पीडीएल 1 वो रिसेप्टर है या वो लॉक है जो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी हमने लार्जली डिस्कस कर लिया कि इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन पीडीएल 1 टेस्टिंग का जनरली रिपोर्ट आता है जिसका वैल्यू 0 to 100 के बीच में होता है। और ये अगर कोई स्टेज 4 का या एडवांस कैंसर का पेशेंट है, तो अगर ये रिपोर्ट 50 से ऊपर है तो कई बार हम कीमोथेरेपी नहीं देते हैं, सिर्फ इम्यूनोथेरेपी देते हैं। 1 से 49 के बीच में है तो कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी देते हैं, और अगर 1 से नीचे है तो अगेन कीमोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी देते हैं। कई बार इम्यूनोथेरेपी का टाइप पीडीएल 1 के रिपोर्ट के हिसाब से चेंज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे हमने डिस्कस किया कि 50% से ज्यादा है पीडीएल 1 तो इम्यूनोथेरेपी के काम करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन पीडीएल 1 पॉजिटिव और नेगेटिव किसको बोलते हैं, तो पीडीएल 1 का वैल्यू अगर 1 से नीचे है तो जनरली उसको नेगेटिव बोला जाता है, और 1 के ऊपर है तो पॉजिटिव बोला जाता है। और ये स्पेशल स्कोरिंग सिस्टम है जिसको टीपीएस बोलते हैं। और पीडीएल 1 भी 3-4 प्रकार से आईएचसी के रूप में हो सकता है। कौन सा दवाई यूज किया जाता है उसके ऊपर से टाइप ऑफ पीडीएल 1 टेस्टिंग डिसाइड किया जाता है। सो पीडीएल 1 पॉजिटिव में श्योरली इम्यूनोथेरेपी ऐड करने से ज्यादा बेनिफिट होता है। पर पीडीएल 1 अगर नेगेटिव भी रहता है तो भी इम्यूनोथेरेपी ऐड करने से बेनिफिट है, पर वो क्वांटम ऑफ बेनिफिट थोड़ा कम हो जाता है। जितना पॉजिटिव में होता है उतना क्वांटम ऑफ बेनिफिट नहीं रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इम्यूनोथेरेपी के बारे में ज्यादा अभी डिस्कस करने का सेंस नहीं है, आई थिंक उसका भी अलग एक सेशन होता है। पर ओवरऑल मैं बोलूंगा कि इम्यूनोथेरेपी के 3-4 मेजर बेनिफिट है। एक कि अगर हमको रिस्पॉन्स आया तो लंबा समय रिस्पॉन्स आने की संभावना है।
और कहीं कहीं इम्यूनोथेरेपी के पेशेंट्स ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद भी बीमारी कंट्रोल में रख सकते हैं लंबा समय तक। काफी ऐसे पेशेंट्स हैं वर्ल्ड में जिन्होंने 5 इयर्स प्लस स्टेज 4 लंग कैंसर होने के बावजूद और ट्रीटमेंट बंद करने के बावजूद भी इम्यूनोथेरेपी पे अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स अलग रहते हैं। जो रूटीन हम कैंसर के कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट्स देखते हैं वैसा नहीं रहता है जनरली। स्किन रैश, थकावट लगना, डायरिया होना, थायराइड में कुछ चेंजेस होना, ये सब प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन होता है इम्यूनोथेरेपी में। जो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी में अ, उल्टी, दस्त, इन्फेक्शन लगना, हेयर लॉस होना, ये सब प्रॉब्लम इम्यूनोथेरेपी में जनरली नहीं देखने में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो जब भी कोई पेशेंट इम्यूनोथेरेपी के लिए एलिजिबल है और उनको इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, कॉस्टली होने के हिसाब से अगर इम्यूनोथेरेपी नहीं ले सकते हैं, तो दो तीन चीजें आप ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करो, क्योंकि अभी बहुत सारी इम्यूनोथेरेपी की पेटेंट खत्म होने आई है। तो इंडिया में इजीली इम्यूनोथेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल्स अवेलेबल है अक्रॉस इंडिया। नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट सभी जगह पे कोई ना कोई क्लिनिकल ट्रायल जो उसमें आप एलिजिबल हो वो मोस्टली मिलेगा। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों के ट्रायल्स अवेलेबल है। तो प्लीज ट्राई करिए कि आपको एक्सेस मिले थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर वो नहीं होता है तो। दूसरा, हर एक कंपनी का पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम रहता है। तो वो पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के हिसाब से भी कॉस्ट काफी कम हो जाता है, तो उसका भी बेनिफिट आप लीजिए। ये दोनों चीज के लिए आप आपके जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल के लिए CTRI करके वेबसाइट है जिसमें भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आप वो इम्यूनोथेरेपी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक हम क्वेश्चन साथ में लेंगे दोनों के, PDL1 और ROS1 के। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इंट्रोडक्शन में चले जाएंगे। सो हम जैसे हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है कि हम म्यूटेटेड लंग कैंसर्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो आज उसमें हम ROS1 म्यूटेटेड लंग कैंसर का डिस्कशन करेंगे। ROS1 म्यूटेशन काफी कम पेशेंट्स में दिखा जाता है। एवरेज 1 to 2% पेशेंट्स लंग कैंसर के जिनको ये टाइप का म्यूटेशन मिलता है। ये म्यूटेशन कैसे डिटेक्ट होता है? तो जो बायोप्सी का सैंपल होता है उसी में से DNA टेस्टिंग होता है और उससे ROS1 का म्यूटेशन है कि नहीं वो डिटेक्ट किया जाता है। NGS करके टेक्निक होती है या फिश करके टेक्निक होती है लेबोरेटरी की, जिसमें डिटेक्ट किया जाता है कि भी आपका जो लंग कैंसर है वो ROS1 म्यूटेटेड है या नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये भी हमने लार्जली डिस्कस किया। ROS1 खुद एक जीन है जो सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, और उसमें एक बार म्यूटेशन हो जाता है तो वो ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाता है और उसी हिसाब से वो कैंसर होता है। तो जो म्यूटेशन के हिसाब से कैंसर होता है उसको ड्राइवर म्यूटेशन बोलते हैं। EGFR, ALK, ROS1 ये सब ड्राइवर म्यूटेशन है, और इसी में हम ROS1 म्यूटेशन के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। ROS1 म्यूटेशन कौन से पेशेंट्स को ज्यादा देखने में आता है? जनरली नॉन स्मोकर्स, यंगर पेशेंट्स और फीमेल पेशेंट्स, एशियन पेशेंट्स, ये सब पेशेंट्स है जिसमें ROS1 म्यूटेशन ज्यादा देखने में आता है। तो अगर कोई लंग कैंसर का पेशेंट कम उम्र का है और स्मोकिंग का हिस्ट्री नहीं है या फीमेल है, तो खास NGS करना बेहद जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये म्यूटेशन थोड़ा रेयर है, पर ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये म्यूटेशन नेगेटिव है तो ट्रीटमेंट जनरली कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी किया जाता है, जिनका एवरेज सर्वाइवल कम रहता है कंपेयर टू अगर ये म्यूटेशन डिटेक्ट किया और हम ROS1 डायरेक्टेड ट्रीटमेंट करते हैं तो, जो टेबलेट के रूप में रहता है। इसीलिए भले ये कम पेशेंट्स में पॉजिटिव आता है, पर जिस पेशेंट में पॉजिटिव आता है उनका दोनों क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी अगर ROS1 म्यूटेशन आ गया है तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है? तो इंडिया में अभी क्रिजोटिनिब, एंट्रेक्टिनिब, ये दो दवाई अवेलेबल है ROS1 म्यूटेशन के लिए। और इसके अलावा ऑफ लेबल कैबोजेंटिनिब, लॉर्लाटिनिब अवेलेबल है, और रिपोट्रेक्टिनिब करके
ROS1 म्यूटेटेड लंग कैंसर की दवाई है जिसकी क्लिनिकल ट्रायल्स अगेन इंडिया में काफी सारी साइट्स पे चालू है। तो अगर ROS1 म्यूटेटेड पेशेंट है और अगर ये दवाई अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोई भी रीजन से, तो आप ट्राई करिए कि क्लिनिकल ट्रायल में आप उसका भाग हो सकते हो और आपको वो दवाई का एक्सेस मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो ट्रीटमेंट है उसको टारगेटेड थेरेपी बोला जाता है क्योंकि ये उसी टिश्यू को काम करेगा जहां पे ROS1 म्यूटेटेड है। सो इसका साइड इफेक्ट अगेन काफी अलग रहता है और कीमोथेरेपी से काफी कम रहता है, क्योंकि ये सिर्फ उसी सेल्स पे काम करेगा जहां पे ROS1 म्यूटेशन प्रेजेंट है। और ये जनरली हर एक दवाई टेबलेट के रूप में आती है, तो इंजेक्शन जो कीमोथेरेपी के या इम्यूनोथेरेपी के लगता है उसकी भी जरूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो क्योंकि ROS1 म्यूटेटेड लंग कैंसर की दवाई अलग है, उसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल अलग है, ये बहुत तकलीफ एक साथ नहीं देती है, पर क्योंकि ये पेशेंट्स लंबा जीते हैं और जो दवाई है उसकी छोटी मोटी साइड इफेक्ट्स कंटिन्यूअस रहती है, तो उसको कैसे मैनेज करना ये भी आ, जानना और सीखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होती है, पर थकावट रखता है, पैरों में सूजन लगता है, कई बार देखने में ब्लरीनेस लगता है। तो ये जब भी प्रॉब्लम होता है और लंबा समय रहता है तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को हैम्पर करता है। तो साइड इफेक्ट मैनेजमेंट और फॉलोअप में कौन से रिपोर्ट कब करना है, कब डॉक्टर को दिखाना है, ये सब करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन मैंने जैसे बोला कि क्लिनिकल ट्रायल्स वेबसाइट से हमको समझ सकता है, जैसे हम ये सपोर्ट ग्रुप में जुड़े हुए हैं इससे भी हमको कौन सा ड्रग अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है और कैसे एक्सेस है ये समझ सकता है। आई थिंक के ROS1 और PDL1 दोनों के लिए काफी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स इंडिया में अवेलेबल है। तो अभी रूटीन में अगर कोई पेशेंट इसके लिए एलिजिबल है तो प्लीज आप एक दूसरे को गाइड कीजिए या पेशेंट सपोर्ट ग्रुप के लिए गाइड कीजिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स अवेलेबल है और ये पेशेंट्स को ये ड्रग का एक्सेस मिल पाए। क्योंकि ये दोनों पेशेंट का ग्रुप ऐसा है कि अगर उनको ड्रग एक्सेस मिलेगा तो दोनों उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव हो जाएगी। आई थिंक ये लास्ट स्लाइड होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन आंसर